नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हो मेरे वीरों मेरी वीरांगनाओं? बढ़िया स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। हम बात करने वाले हैं इतिहास विषय के बारे में, लेकिन इतिहास विषय के बारे में हम चर्चा करें प्राचीन मध्य आधुनिक इतिहास, दर्शन, विश्व इतिहास, राजस्थान इतिहास आदि विषयों पर बात करें, उसके पहले हमें कम से कम इतिहास विषय की मूलभूत अवधारणा पता होना चाहिए कि आखिरकार इतिहास क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से इतिहास लेखन किया जाता है, क्या परिचय होता है इतिहास का, क्या क्या परिभाषाएं होती है और किस तरह से जो है वह काल विभाजन किया गया है। तो आज की मूल रूप से जो क्लास होने वाली है वह इतिहास के परिचय के संदर्भ में होने वाली है। तो एक टाइटल आप यहाँ पर डालिएगा। सबसे पहले अगर मैं इस पूरी क्लास का जो टाइटल देना चाहूँ, टॉपिक देना चाहूँ, तो मेरे दोस्त मैं देना चाहूंगा इतिहास का परिचय। बताइए क्या दे सकते हैं हम यहाँ पर परिचय दे सकते हैं इतिहास का, द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री। किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से इतिहास का निर्माण करना है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिरकार इतिहास क्या होता है, इतिहास क्या है। ठीक है, इसमें हम इतिहास का अर्थ देखेंगे। ठीक है, और इतिहास की उत्पत्ति के बारे में परिचर्चा हम यहाँ पर करने वाले। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे इतिहास के जनक के संदर्भ में। इतिहास के जनक कौन है? अब जनक दो रूपों में देख सकते हैं कि सर एक तो वो जिसके द्वारा सबसे पहले इतिहास लिखा गया, जिसे हम इतिहासकारों का इतिहासकार कहते हैं, और मेरे दोस्त एक शब्द आता है इतिहास का वैज्ञानिक जनक। बताइए एक शब्द क्या आता है? याद रखिएगा, इतिहास का वैज्ञानिक जनक। इसके बाद हम थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे इतिहास की परिभाषाओं पर। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा क्या इतिहास की परिभाषा जो है वह दी गई है, परिभाषाएं। इसके बाद हम बात करेंगे इतिहास में काल विभाजन की, किस तरह से इतिहास का काल विभाजन किया जाता है। कुछ कहते हैं कि सर यह तो प्राचीन मध्य आधुनिक होता है, तो कुछ ने कहा नहीं साहब, यह तो हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेज काल यानी कि ब्रिटिश काल होता है। क्या आधार है, किस तरह से ये सारी बातें की जाती है, तो इसके संदर्भ में बात करते हैं। हमारे मध्य में सबसे पहले एक बात आती है कि आखिरकार इतिहास होता क्या है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सबसे पहले क्या बात आती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि इतिहास जो है वह क्या है। इतिहास क्या है, यह बहुत बड़ी बात है ना। अगर मैं इसे सीधी सी भाषा में कहूं तो हिंदी में इतिहास कहते हैं, अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में देखा जाए तो कहा जाता है इतिहास शब्द का पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। वहीं पर छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। क्या कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में? तो याद रखिएगा इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। लेकिन मूल रूप से इतिहास शब्द जो है यह ग्रीक या यूनानी भाषा से बना है, हिस्टोरिया शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध करना। क्लियर हो गई? तो देखिए मेरे दोस्त, अगर हमें यहां पर लिखना चाहूं इतिहास, ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याद रखिएगा जी, हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गई? मूलतः ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। अब यह प्रश्न हमारे कॉलेज लेक्चर में भी पूछा गया है कि बताओ साहब हिस्ट्री जो है यह किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना यह ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है ना, हिस्टोरिया शब्द जो है, तो याद रखना इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त शोध करना, शोध।
हम तो एक सिंपल सी भाषा में लिख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, शोध होता है। थोड़ा सा डिटेल पढ़ना चाहें तो पता चलता है इंक्वायरी नॉलेज अक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वह जानकारी या ज्ञान जो हमें खोज से प्राप्त होती है वही क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए अगर मैं दूसरे शब्दों में अर्थ देखना चाहूं, क्वायरी एंड नॉलेज एक्वायर्ड, QURIED, acquired by इन्वेस्टिगेशन। अगर ये क्या है, इतिहास की एक परिभाषा है। ठीक है, क्या है थोड़ा सा समझिए। इंक्वायरी एंड नॉलेज अक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी का मतलब होता है जानना, या एक तरह से अगर मैं बात कहूं जांच करना या जानकारी प्राप्त करना। हम कहीं कोचिंग में जाते हैं ना इंक्वायरी करने की, कब से बैच शुरू होगा, कौन कौन टीचर जो है वह पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, तो वही इंक्वायरी करना होता है। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान होता है। कैसे मिलते हैं सर, खोज प्राप्त करने से होती है। तो लिखिएगा वह जानकारी या ज्ञान जो खोज करने से प्राप्त होता है। वह जानकारी या ज्ञान जो कहां से प्राप्त होता है, खोज करने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। मेरे दोस्त पहले क्या होता था ना, आज की जमाने की तरह सोशल मीडिया नहीं थी कि रील्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमें पता चल जाए कि भाई आप आमेर के किले में गए, दिल्ली गए, ताजमहल देखने गए, आगरा गए, यहाँ गए, फलानी जगह गए। तो आजकल तो क्या है ना, ताजमहल पर सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। मेरी बात सॉरी, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सभी जो है महत्वपूर्ण स्मारक जो है उन सब की जानकारी मिल जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले व्यक्ति को पैदल चल करके जाना पड़ता था, तब जा करके उसे जो है वह विषय वस्तु की जानकारी मिलती थी। क्लियर हो गई बात। तो उसे जाना पड़ता था, किसके लिए, खोज करने के लिए जाना पड़ता था। तो वही क्या कहलाता था, इतिहास कहलाता था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं और बात करता हूं तो इतिहास शब्द का अगला इस तरह से लिखेंगे, लिखिएगा सर्वप्रथम अथर्ववेद जो है उसमें इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख, इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर मिलता है इतिहास शब्द के बारे में पहली जानकारी, अथर्ववेद में। वहीं छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। किसमें कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है, इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। चार वेद तो है ही से, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और मेरे दोस्त अथर्ववेद। छांदोग्य उपनिषद वही उपनिषद है जिसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है। यहां पर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि आखिरकार इतिहास विषय जो है यह क्या है, पांचवा वेद है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के इति धन अधन आस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, चलिए इतिहास, इतिहास फिर इतिहास
जीवन ही इतिहास हो रखा है, आपको पता ही होगा। इति धन ह धन आस। इति का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, बताइए क्या होता है? ऐसा ही। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आस का मतलब होता है था। तो इसका समग्र मतलब क्या हो गया? याद रखिएगा, निश्चित रूप से ऐसा ही था। निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो ये क्या हो गई? ये हमारे मध्य में इतिहास की एक शानदार परिभाषा हम कह सकते हैं कि यह हो गई कि भाई हाँ, इतिहास को कभी बदला थोड़ी जा सकता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? अकबर के काल में कोई घटना घटित हुई तो उसको हम समय में परिवर्तित नहीं करते सकते, उस घटना की प्रभावों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं तो लेखन के दृष्टिकोण से परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ इतिहासकार उस घटना को बहुत अच्छा बता सकते हैं, तो कुछ इतिहासकार जो है उस घटना को बुरा बता सकते हैं, कुछ उसमें मध्यम मार्गी अप्रोच रख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन हाँ, जो घटना घटित हो चुकी है उसके जो जो प्रभाव पड़ चुके हैं उनको हम कभी नहीं बदल सकते। वो हमारे हाथ में है ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात समझिएगा, ठीक है। विश्व के पहले इतिहासकार के रूप में हम हेरोडोटस को जानते हैं। इतिहास शब्द का पहला प्रयोग भी हेरोडोटस ने ही किया था। तो चलिए अगली महत्वपूर्ण बात, इतिहास के जनक के तौर पर बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, इतिहास का जनक। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई ना आप सभी के? बहुत बढ़िया। बार बार चीजों को पढ़ा करो, एक दो बार नहीं, तीन चार बार, पांच छह बार जब चीजों को पढ़ोगे ना तो चीजें अपने आप में बेहद सरल होने लगेगी और विषय वस्तु जो है वह आपकी क्लियर होने लगेगी। ठीक है, एक नाम यहां पर लिखते हैं, डेट इज हेरोडोटस। अगर मैं अंग्रेजी में इसे लिखता हूं तो यह होता है हेरोडोटस। आखिर ये भाई साहब जो है यह दिखते कैसे थे, इनका फोटो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं सामान्य तौर पर इतिहास को जो है चित्रों के माध्यम से और मानचित्रों के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात अच्छी भी लगती होगी। आने वाला समय हमारे इतिहास में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जब आप इतिहास को शानदार चित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। यह हेरोडोटस का चित्र है। बताओ भाई ये किसका चित्र है? याद रखिएगा, हेरोडोटस का चित्र है। देख लीजिए, फादर ऑफ लाइज कहा जाता है, झूठ का पिता। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बेसिकली जो है किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। इसका जन्म जो है 484 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाली कारनासस नाम का एक जगह है तो वर्तमान तुर्की में, वहां पर जन्म होता है। और ये बहुत प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, कौन था यह? थोड़ा सा इसके बारे में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में इसका योगदान क्या है। 484 से 425 ईसा पूर्व के मध्य इसका कार्यकाल होता है और इसका जन्म वर्तमान तुर्की के हाली कारनासस नाम के स्थान पर हुआ था। ठीक है, लिखिए हेरोडोटस। कालक्रम 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ हुआ था? तुर्की जो देश है वहां पर हाली कारनासस नाम के स्थान पर। हाली कारनासस, हाली कारनासस नामक स्थान पर। कहां पर है यह? वर्तमान तुर्की में।
वर्तमान तुर्की में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? हेरोडोटस की बात कर रहे हैं। यह यूनानी, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। कौन थे यह यूनानी इतिहासकार थे? मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा मूल रूप से इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। क्लियर हो गई? इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी एक किताब आती है जिसे हम हिस्टोरिका कहते हैं। ठीक है, कुछ जगह उस किताब का नाम हिस्ट्रोज मिलती है। सर, वह हिस्टोरीज या हिस्टोरिका नाम की जो किताब है कुल 9 भागों में विभक्त है। कितने भागों में बटी हुई है? 9 भागों। ताजुब की बात यह देखिए कि कभी हरिदत्त, जिसे हम हेरोडोटस कहते हैं, संस्कृत का नाम है इनका हरिदत्त, ये कभी भारत नहीं आए। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन इन्होंने तीसरे और 9वें भाग में भारत का वर्णन किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इस किताब के प्रत्येक भाग की जो शुरुआत है वह किसी एक देवी के नाम से होती है। क्लियर? अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 2-3 बात समझिए कि आखिरकार हेरोडोटस को जो है वह प्रसिद्ध इतिहासकार सीसरो ने झूठ का पिता क्यों कहा है। इतिहासकार हेरोडोटस के बारे में कहा जाता है कि इसने जो अपना इतिहास लेखन लिखा है यह कथा कहानियों पर आधारित है। अब यहां पर कथा कहानियों का तात्पर्य क्या है तो समझिएगा। मान लीजिए मैं कहीं जा नहीं सकता, तो कोई व्यक्ति है जो घूम कर क्या है, अमेरिका। मैंने उससे पूछा, अरे बताओ भाई अमेरिका कैसा है? अब एक बात बताओ, भले वो अमेरिका में बहुत दुख पाया हो भाई साहब, उसको वहां पीने का पानी भी ढंग से नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी वह क्या, अरे भाई अमेरिका जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, क्या स्वर्ग है, क्या ट्रैफिक है वहां पर, सिस्टम से चलता है सब कुछ काम। भले बहुत परेशान हुआ हो, कई बार उसको जो है ट्रैफिक में फंसना पड़ा हो, लेकिन क्या कहेगा कि बहुत सिस्टम से चलता है। तो मैंने क्या है, उस कथाओं की, उन कहानियों की, उन कथनों का कोई प्रमाण, कोई एविडेंस प्रूफ ने जो है वह नहीं मांगा। और जैसा जैसा वह बात बोलता गया वैसा वैसा मैं लिखता गया, यानी कि उन कथनों की सत्यता की जांच नहीं की। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हेरोडोटस का जो इतिहास लेखन है यह झूठ के पुलिंदों पर आधारित है। इसीलिए इसके इतिहास लेखन के बारे में कहा जाता है कि सर इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, रोचकता है, कथात्मकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कारणों और परिणामों के बारे में विवेचना की गई है, कहीं किंवदंतियों और अप्रत्याशित घटनाओं को इन्होंने लिखा है। इसीलिए सिसरोनी ने झूठ का साम्राज्य या झूठ का जनक कहा है। आपने बिना जांच पड़ताल के इतिहास कैसे लिख सकते हो? हाँ, बिना जांच पड़ताल के कभी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता जब तक आपके पास एविडेंस नहीं हो, जब तक आपके पास सत्यता नहीं हो। क्लियर हो गई? तो कुछ बातें, इनका संस्कृत नाम लिख लो, लिखिए। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इतिहास विषय का शानदार कोर्स, तो चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास के कई सारे कोर्सेज उपलब्ध है। इतिहास का अद्भुत मंच, चंदू सर की क्लास। यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास पेपर 2 के लिए, हिस्ट्री फाउंडेशन के लिए यूपी पीजीटी इतिहास का कोर्स, सॉरी यूपी टीजीटी, कई सारे विद्यार्थी जो है यूपी टीजीटी इतिहास विषय की मांग कर रहे थे, तो इसका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एसएसटी इतिहास का कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, नोट्स हार्ड कॉपी में अवेलेबल हैं। नोट्स से फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 के विश्व इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसके अलावा कई सारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के बारे में पूछते हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, केवल और केवल 799 रुपए में है, जिसमें प्राचीन भारत के 14 टॉपिक, मध्यकाल के 16, आधुनिक भारत के 14, विश्व इतिहास के 16, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के 15 और 2 फुल टेस्ट है। कुल मिलाकर के 77 टेस्ट हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 8802060952 है। यह क्लास कैसी लगी यह भी हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। संस्कृत नाम क्या था? हरिदत्त था। क्या ये बात क्लियर हो गई?
हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इन्होंने अपनी रचना हिस्टोरिका या इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है हिस्टोरीज। स्टोरीज में इतिहास शब्द का पहला प्रयोग किया है, इसलिए इसलिए इन्हें किया है, इन्हें इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें इतिहास का पिता या इतिहास का जनक क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है। आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट ली जा सकती है। और आप देखिए कितने शानदार तरीके से नोट्स बने हुए हैं, हर चीज़ों को कवर करवाया जा रहा है। एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इग्नू के नोट्स, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, कहीं सारी बेहद प्रमाणिक किताबें जो होती है उनके आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है। उद्देश्य एक ही है, इतिहास में कोई भारी भरकम नोट्स या बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लेकर के बेहद कम क्लासेस में बेहद शानदार तैयारी आपको करवाई जाए, ठीक है, ताकि आप अपनी सफलता के करीब जा सके। हमारा सपना यही है कि इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारे विद्यार्थियों के द्वारा ही किया जाए। क्लियर हो गई, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब इन्होंने अपनी रचना लिखी हिस्टोरिका, क्या बात क्लियर हो गई। नाम क्या है कि रचना का, हिस्टोरिका है। इसे ही क्या कहते हैं, हिस्टोरीज कहते हैं। इसमें इतिहास शब्द का पहला प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहते हैं। अब यहां पर हम परिचर्चा शुरू करते हैं हिस्टोरिका के बारे में। हिस्टोरिका, ठीक है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है, हेरोडोटस की रचना है। हेरोडोटस की रचना पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इतिहास की पहली रचना। स्वाभाविक बात है, इतिहास की पहली रचना। भाई इसके पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हाँ इस तरह की कोई चीज होने वाली है, बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल विचारा ही नहीं गया था। तो इसीलिए क्या कहा गया कि भाई इतिहास की पहली रचना यही है। क्या हेरोडोटस ने कभी भारत की यात्रा की थी, नहीं की थी, ये बात भी याद रखिएगा। कुल भाग कितने हैं, 9 भाग है। प्रत्येक भाग जो है यह याद रखिएगा, इसका प्रारंभ जो है एक देवी के नाम से होता है। भारत नहीं आया, फिर भी तीसरे और 9वें भाग में भारत के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि भारत जो है वह पारसी साम्राज्य का 7वां प्रांत था। भारत क्या था, पारसी साम्राज्य का 7वां प्रांत था। लिखिए, कुल 9 भाग, 9 भागों, 9 भाग, 9 भागों में लिखित, कुल 9 भागों में लिखित है। लिखिए, तीसरे व 9वें भाग में भारत के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के बारे में
जानकारी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तीसरे और 9वें भाग में भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अनुसार, इसके अनुसार भारत फारसी साम्राज्य का सातवां प्रांत था। क्या लिखा है भारत के बारे में कि भारत जो है वह फारसी साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? याद रखिएगा, सातवां प्रांत था। तीसरे और 9वें भाग में भारत के बारे में हमें बेहद विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर हम कहें तो याद रखिएगा, प्रत्येक भाग की शुरुआत, प्रत्येक भाग का प्रारंभ जो है, प्रारंभ किसी देवी के नाम से हुआ है। यानी कि प्रत्येक भाग जो है इसका प्रारंभ कैसे होता है? एक देवी की याद में होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। क्लियर हो गई? हाँ या ना का समझिए। मेरे प्यारे साथियों, हेरोडोटस के बारे में क्या कहा जाता है? ये कभी भारत नहीं आए, फिर भी भारत के बारे में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि कोई भारत होकर के आया तो उससे पूछ लीजिए भारत कैसा है, उसने जैसा जैसा बोला ये वैसे वैसे लिखते चले गए। ऐसे इतिहास लेखन का काम नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। चलिए हम इसका इस प्रकार से आभार व्यक्त कर सकते हैं कि इतिहास की एक नई दिशा और दशा इन्होंने प्रदान की, एक ऐसा विचार दिया जिसे आगे चलकर इतिहास एक विषय के रूप में स्थापित हुआ। क्लियर हो गई? चलिए कुछ बातें और लिखते हैं। लिखिए, यह कभी भारत नहीं आए, यह हेरोडोटस ने कभी भारत की यात्रा नहीं की। ऐसे लिखिए, हेरोडोटस ने कभी भारत की यात्रा नहीं की थी। हेरोडोटस जो है इन्होंने कभी भी भारत की यात्रा नहीं की, लेकिन फिर भी ये भारत के बारे में लिखते हैं। ठीक है, चल अब जो महत्वपूर्ण बात लिखवा रहा हूं वो लिखिएगा। इनके इतिहास में या इनके इतिहास लेखन में, इनके इतिहास लेखन में कहानियों, कथाओं, किस्सों का या बोलबाला है। इनके इतिहास लेखन में कहानियों, कथाओं, किस्सों का बोलबाला है जो रोचक है, जो रोचकता युक्त है, रोचकता युक्त है। इसलिए इन्हें सिसरो ने, इसीलिए इन्हें प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने झूठ का पिता कहा है। झूठ का पिता कहा है। इनके इतिहास लेखन में मूल रूप से कहानियों, कथाओं, किस्सों का बोलबाला है जो रोचकता युक्त है। इसीलिए इन्हें प्रसिद्ध दार्शनिक ने क्या कहा है? याद रखिएगा, मूल रूप से झूठ का
जो है पिता कहा है। इन्होंने मूल रूप से किंवदंतियों, अप्रमाणिक घटनाओं के आधार पर इतिहास लेखन किया है। लिखिएगा, इन्होंने किंवदंतियों व अप्रमाणिक घटनाओं के आधार पर इतिहास लेखन किया है। भाई साहब, कोई सिर नहीं है, कोई पाँव नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतिहास लेखन किया है और इतिहास लिख दिया। अरे आप कोई चीज लिख रहे हो या मैं आपके बारे में अगर कोई बात कह रहा हूं तो उसकी कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? कुछ भी प्रूफ नहीं है, आप लिखे जा रहे हो, आप लिखे जा रहे हो, आप लिखे जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं होती है। यह सत्यता को प्रमाणित करने वाला बात नहीं होता। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, झूठ का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ लाइज कहा जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वही व्यक्ति हैं जिसने मैकाले मीनियट प्रस्तुत किया था और मैकाले मीनियट प्रस्तुत करते हुए भारतीय साहित्य की आलोचना करते हुए कहा था कि समस्त भारत और अरब का साहित्य, इससे ज़्यादा जो है ज्ञानात्मक साहित्य ब्रिटेन के एक पुस्तकालय की एक अलमारी की एक कोने में है। ठीक है। लॉर्ड मैकाले अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग रूप से तो भारतीय हो पर विचारों से ब्रिटिश हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में ब्रिटिश शिक्षा के जनक के तौर पर भी हम स्थापित करते। मैकाले ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार कहा है। लिखिए, लिखिए, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने हेरोडोटस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार कहा है। क्या कहा है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार कहा गया है। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। चलिए साहब, देखो साहब, दिन सबके आते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हेरोडोटस ने अपना इतिहास लिख दिया लेकिन कोई प्रामाणिकता नहीं थी, किंवदंतियों के आधार पर इतिहास लिखा, तो अंततः इस इतिहास में सुधार तो होना ही था। तो एक यूनानी इतिहासकार हुए थ्यूसिडाइडिस, 460 से लेकर के लगभग 400 ईसा पूर्व तक रहे। हेरोडोटस के बाद आए। इन्होंने किताब लिखी पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, जिसमें एथेंस और स्पार्टा के युद्ध का वर्णन है। इसमें इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक और क्रमबद्ध इतिहास लिखा। इतिहास लेखन में जितनी भी त्रुटियां थी उसे दूर किया, वास्तविक इतिहास लेखन प्रारंभ किया। मेरे दोस्त याद रखिएगा, इन्होंने तटस्थ और तथ्य आधारित इतिहास लेखन किया। थ्यूसिडाइडिस ने ही सबसे पहले देवता और भाग्य की जगह मानव निर्णय और राजनीतिक घटनाओं को केंद्रित में रखते हुए इतिहास लिखा। इसीलिए इतिहासकार आरजी कॉलिंगवुड ने इन्हें क्या कहा है? इतिहास का वैज्ञानिक जनक कहा है। तो हेरोडोटस के बारे में हम कुछ बातें पढ़ी आज। देखिएगा, हेरोडोटस जिसका कालक्रम 484 से 425 ईसा पूर्व रहा, इनका जन्म हाली कारनासस नामक स्थान पर हुआ था, वर्तमान में तुर्की में है। बेहद प्रसिद्ध इतिहासकार रहा। इसका संस्कृत नाम हरिदत्त था। इन्होंने अपनी रचना हिस्टोरिका या हिस्टोज में इतिहास शब्द का पहला प्रयोग किया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है। क्लियर हो गई?
हिस्टोरिका जो किताब है हेरोडोटस की रचना है, इतिहास की पहली रचना है, कुल 9 भागों में है। तीसरे 9वें भाग में भारत के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारत पारसी साम्राज्य का 7वां प्रांत था। प्रत्येक भाग का प्रारंभ किसी देवी के नाम से हुआ। हेरोडोटस ने कभी भारत की यात्रा नहीं की। इतिहास लेखन में कहानियों, कथाओं, किस्सों का बोलबाला है जो रोचकता युक्त है। इसीलिए इन्हें प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने क्या कहा है, झूठ का पिता कहा है। इन्होंने किंवदंतियों व अप्रामाणिक घटनाओं के आधार पर इतिहास लेखन किया है। लॉर्ड मैकाले ने इन्हें क्या कहा है, याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले जो है वह लिखते हैं कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार है। झूठ का पिता, झूठ का पिता, इसे फादर FATHER, फादर ऑफ लाइज, फादर ऑफ लाइज। चलिए अब हम परिचर्चा करते हैं मेरे दोस्त थ्यूसिडाइडिस के बारे में। थ्यूसिडाइडिस, थ्यूसिडाइडिस कौन है? थ्यूसिडाइडिस तो एक यूनानी इतिहासकार है। 460 से लेकर के 400 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। थ्यूसिडाइडिस 460 से 400 ईसा पूर्व। यूनानी इतिहासकार। इनकी प्रसिद्ध रचना, इसकी प्रसिद्ध रचना बताओ भाई कौन सी है? याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इसमें मूल रूप से एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो युद्ध हुए उनका वर्णन आता है। लिखिए, इसमें एथेंस व स्पार्टा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर जो है, पेलोपोनेशियन वॉर, यह एक किताब है। किसने लिखी है? थ्यूसिडाइडिस ने लिखी है। क्लियर मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने इतिहास लेखन में जो त्रुटियां थी जो हेरोडोटस ने की थी उनको दूर किया। वास्तविक इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया। मेरे दोस्त, ये पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने तटस्थ और तथ्य आधारित इतिहास लेखन लिखा। देवताओं को और भाग्य को कोई जगह नहीं। इनका भाग्य क्या होता है भैया, मुझे बताओ ना। हाँ, भाग्य क्या होता है? भाग्य कुछ नहीं होता। जो आप मेहनत करते हो, जो आप कर्म करते हो, उस कर्म के परिणाम स्वरूप जो आपको फल मिलता है वही आपका वास्तविक अधिकार होता है। तो इन्होंने मानव निर्णय और राजनीतिक घटनाओं जो है उन पर केंद्रित इतिहास लिखा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बहुत अच्छे से कुछ बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए वह लिखिएगा। इन्होंने इतिहास लेखन की त्रुटियों को दूर किया। वह पहली बार वैज्ञानिक व क्रमबद्ध रूप से
इतिहास लेखन प्रारंभ किया? इतिहास लेखन प्रारंभ किया। इतिहास लेखन की त्रुटियों को दूर किया और वैज्ञानिक व क्रमबद्ध रूप से जो है वह इतिहास लेखन प्रारंभ किया। क्लियर हो गई? बहुत बड़ी बात थी सर उस समय इस तरह की चीजें करना। ठीक है, इन्होंने तटस्थ और तथ्य आधारित, तटस्थ व तथ्य आधारित इतिहास लिखकर वास्तविक इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ की। वास्तविक इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ की। कौन सा इतिहास लिखा? इन्होंने तटस्थ और तथ्य आधारित इतिहास लिखा और इसके साथ ही वास्तविक इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उस परंपरा को एक नवीन आयाम दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? इन्होंने देवता और भाग्य की जगह मानव निर्णय और राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित इतिहास लिखा। लिखिए, इन्होंने देवताओं व भाग्य की जगह मानव केंद्रित मानव केंद्रित जो ह्यूमन सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है ना, मानव केंद्रित इतिहास, देवताओं और भाग्य की जगह मानव केंद्रित व राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित इतिहास लिखा। अब तक इतिहास लेखन में किसको स्थान दिया जा रहा था? किस्मत को। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा, कि हाँ कोई व्यक्ति कहीं गया तो उसी के आधार पर इतिहास लिख दिया गया, लेकिन यह इतिहास की वास्तविक परिपाटी नहीं थी, यह इतिहास की सत्यता नहीं थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये तो वही बात हो गई कि हाँ कुछ इस तरह से बातें लिखी जा रही है जैसे कि सुनी जा रही है। एक बात याद रखिएगा, जो बातें सुनी जाती है तो यह जरूरी नहीं होता है कि वह सारी बातें ही सही हो, सारी बातें ही प्रमाणिक हो। क्या ये बात क्लियर हो गई है? यह बात सत्यता से कोसों दूर है कि जो बातें सुनी गई है क्या वह बातें ही सत्य है, क्या वह बातें ही प्रमाणिक है? नहीं, इस बात का कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप देख नहीं ले। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे किसी दोस्त ने आकर के बोल दिया कि वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तो हम पूरा मान लेते हैं जी, विश्वास कर लेते हैं कि भाई हाँ वो ऐसा ही कह रहा होगा, लेकिन क्या वास्तविकता में वह ऐसा कह रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। तब हम कहते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं साहब ऐसा तो कुछ मामला ही नहीं था। इसीलिए आरजी कोलिंगवुड ने इन्हें इतिहास का वैज्ञानिक जनक कहा है, इन्हीं आधारों पर। इसीलिए ऐसे ऐसा लिखिए, इसलिए आरजी कोलिंगवुड ने थ्यूसिडाइड्स को
इतिहास का वैज्ञानिक जनक का है। लिख लीजिए, वैज्ञानिक जनक कौन है? थ्यूसिडाइडिस है। किसने कहा? आरजी कोलिंगवुड ने कहा है। एक बार हम इनके बारे में दोबारा से चीजों को देखते हैं। थ्यूसिडाइडिस मेरे दोस्त एक यूनानी इतिहासकार हैं। बेहद प्रसिद्ध रचना हुई है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इसमें एथेंस और स्पार्टा के मध्य जो संघर्ष हुआ है, उन संघर्ष की जानकारी इसमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गई? इन्होंने इतिहास लेखन की त्रुटियों को दूर किया। पहली बार वैज्ञानिक क्रमबद्ध रूप से इतिहास लेखन लिखा। इन्होंने तटस्थ और तथ्य आधारित इतिहास लिख करके वास्तविक इतिहास लेखन की परंपरा को प्रारंभ किया था। इन्होंने देवताओं और भाग्य की जगह मानव केंद्रित और राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित इतिहास लिखा। इसीलिए आरजी कोलिंगवुड ने थ्यूसिडाइडिस को क्या कहा है? इतिहास का वैज्ञानिक जनक कहा है। बताओ भाई, क्या कहा है? थ्यूसिडाइडिस को इतिहास का वैज्ञानिक जनक कहा है, साइंटिफिक फादर ऑफ हिस्ट्री। जिस प्रकार हम राजस्थान के इतिहास में देखते हैं कि जेम्स टोड जो है वो इतिहास के जनक है, लेकिन राजस्थान इतिहास के वैज्ञानिक जनक गौरी शंकर हीराचंद ओझा माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेम्स टोड के इतिहास लेखन की गलतियों को दूर किया था। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं और अब कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं करते हैं इतिहास विषय की परिभाषाओं को लेकर के कि आखिरकार इतिहास की हमारे मध्य में क्या परिभाषाएं दी जाती है। ठीक है, 2 4 5 परिभाषाएं। इतिहास की परिभाषाएं कर लो, ठीक रहेगा। सर्वमान्य परिभाषा क्या होती है? सर्वमान्य परिभाषा होती है कि इतिहास क्या है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। सर्वमान्य परिभाषा अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। अतीत की घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, यह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। व्हाट इज हिस्ट्री एक किताब आती है, किसने लिखी है? E.H. कार ने लिखी है। वह लिखते हैं कि इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य एक संवाद है। तो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार नंबर 2 पे लिखिएगा, E.H. कार के अनुसार क्या है इतिहास? इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद है। इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य एक इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य में एक संवाद है। किसने लिखी है यह परिभाषा? E.H. कार ने यह परिभाषा दी है कि इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के मध्य में एक संवाद है। आरजी कोलिंगवुड ने कहा है संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। क्या गजब का है सर! क्या कहा है आरजी कोलिंगवुड ने? लिखिएगा, आरजी कोलिंगवुड के अनुसार। अब इस परिभाषा का थोड़ा सा सर्जिकल स्ट्राइक कर लें क्या आप कहो तो देखो,
क्या लिखते हैं आरजी कोलिंगवुड की संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। विचारधारा किस तरह की विचारधारा? विचारधारा एक व्यक्ति के द्वारा सोची जाने वाली घटना है। मान लीजिए मैं किसी इतिहास के कालखंड के बारे में नकारात्मक विचार सोचता हूं तो हमेशा उस कालखंड के बारे में मैं नकारात्मक विचार ही प्रस्तुत करूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? जबकि वो कालखंड अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम था, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो मुझे मजबूर कर देती है नकारात्मक सोचने के बारे में। आरजी कोलिंगवुड क्या लिखते हैं? संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। लिखिए, संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। देख लो, क्रोचे एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। वह लिखते हैं कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। समसामयिक इतिहास का मतलब क्या है कि साहब इतिहास जो है उसमें कभी किसी भी विषय वस्तु का कोई अंत नहीं होता है, वह हमेशा निरंतर जो है वह चलता ही रहता है। तो संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास है। किसने लिखा है? क्रोचे लिखता है। लिखिएगा, क्रोचे के अनुसार संपूर्ण इतिहास यानी कि जितना भी इतिहास आप पढ़ रहे हैं वह समसामयिक इतिहास होता है। समसामयिक इतिहास। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो क्या? बस, तो इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार समसामयिकी हर बार बदलती है तो उस तरह इतिहास भी बदलता है। तो क्रोचे के अनुसार संपूर्ण इतिहास क्या है? समसामयिक होता है। एक हुए हैं जी जे रेनियर, वो लिखते हैं इतिहास एक कहानी है। लिखिए, जी जे रेनियर के अनुसार इतिहास एक कहानी है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं, इतिहास ठीक है, इतिहास में कथा कहानियां सुनाई जाती हैं, हम सुनते हैं। यूट्यूब पर आप कहीं सारे वीडियोस देखते हैं कि टीचर जो है कहानियां सुना रहे हैं, बच्चे मजे लेकर के सुन रहे हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ ना, आज मुझे इतिहास पढ़ाते हुए 9-10 साल हो गए हैं और लगभग 16-17 सालों से इतिहास पढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ऐसा लगता है इतिहास जो है इसमें कहानियों का स्थान केवल और केवल बाजारू गप्पों के जितना है। कि हाँ, इतिहास जो है उसमें आप कहानियां सुना रहे हैं, वह केवल और केवल एक गप्पे जैसा है ताकि विद्यार्थी सुन करके जो है हंस सके। लेकिन कभी भी कथा कहानियों से इतिहास का निर्माण नहीं होता। इतिहास क्या है वास्तविकता में? इन रियलिटी इफ वी चेक व्हाट इज ए हिस्ट्री, तो पता चलेगा इतिहास भूतकाल में कुछ घटनाएं घटित हुई है, उनको हम वर्तमान में पढ़ते हुए सबक लेते हैं, सीखते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं। यह इतिहास है। लेकिन अगर आप यह कहें कि इतिहास कथा कहानियां हैं, तो माफी चाहूंगा, यह इतिहास की वास्तविक परिभाषा नहीं होती। अरस्तु जो हैं, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, वह कहते हैं कि इतिहास अपरिवर्तनीय अतीत का विवरण है। अरस्तु क्या कहते हैं? यानी कि इतिहास क्या है अरस्तु के अनुसार? यानी कि एक ऐसा अतीत जिसे हम कभी बदल नहीं सकते, अपरिवर्तनीय अतीत है, उसका विवरण है इतिहास। अपरिवर्तनीय
अतीत का विवरण है। इतिहास क्या है? अपरिवर्तनीय अतीत का विवरण होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यही इतिहास कहलाता है। एक बेहद प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, लेखक हुए हैं, नाम आता है मोरलैंड। कुछ जगह पर मोरलैंड भी मिलता है। वो लिखते हैं, मानव ने जो कुछ किया और कहा, यहां तक कि उसने कुछ सोचा, वही इतिहास है। मानव ने जो कुछ किया और जो कुछ कहा, यहां तक कि जो कुछ सोचा, तो वही क्या है? इतिहास है। तो ये किसने कहा है? ये इतिहासकार मोरलैंड ने कहा है। मोरलैंड के अनुसार मानव ने जो कुछ किया, यानी कि अगर कोई कार्य उसने किया है और कहा है कि जो कुछ किया और कहा यहां तक कि उसने जो कुछ सोचा, यही इतिहास है। यह एक ऐसी बात हो जाती है जो कि थोड़ी सी मान्यता से प्रभावित है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कि मानव ने जो कुछ किया और कहा, यहां तक कि उसने जो कुछ मेरे प्यारे साथियों सोचा, यही क्या है? इतिहास है। ये चीजें थोड़ा सा सत्यता से दूर है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अरे जब तक घटनाओं, सोचने में तो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन क्या वास्तविकता में वह सब चीजें जो है संभव है क्या? मुझे तो नहीं लगती। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह इतिहास की कुछ परिभाषाएं, कि सर्वमान्य परिभाषा तो यह है कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ई एच कार के अनुसार, ई एच कार, एस नहीं है, ई एच कार है यह। ई एच कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद है। आर जी कोलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। क्रोचे के अनुसार संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है। जी जे रेनियर के अनुसार इतिहास एक कहानी है। अरस्तु के अनुसार इतिहास अपरिवर्तनीय अतीत का विवरण है। मोरलैंड के अनुसार मानव ने जो कुछ किया और कहा, यहां तक कि उसने जो कुछ सोचा, यही इतिहास है। क्लियर हो गई? चलिए लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप तो मस्ती से पढ़िए, है ना। सब कुछ आपको ऐप में अवेलेबल रहेगा, असीमित बार आप क्लास देख सकते हो। इसके अलावा पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट आप ले सकते हो। सब कुछ सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सब कुछ आप सभी के लिए तो किया जा रहा है। अब आता है मेरे दोस्त भारतीय इतिहास का काल विभाजन। हेडिंग डालिए। भारतीय इतिहास का काल विभाजन। मेरे दोस्त अंतोगत्वा जो है ना, हमें इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करना है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण वही है। भारत के इतिहास की सबसे खूबसूरती ये है कि हम इतिहास भारत का पढ़ रहे हैं, और काल विभाजन सबसे पहले एक ब्रिटिश स्कॉटलैंड के व्यक्ति के द्वारा किया गया। नाम था जेम्स मिल। 1773 से 1836 ईस्वी के मध्य इसका जीवन रहा। किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। लिखिए। विभाजन सर्वप्रथम स्कॉटलैंड निवासी
जेम्स मिल। किसने किया था? याद रखना, जेम्स मिल ने किया था। 1773 में पैदा हुआ और 1836 ईस्वी तक यह रहा। जेम्स मिल द्वारा किया गया। कैसा दिखता था यह व्यक्ति, एक बार जरूर देखो। यह है सर जेम्स मिल। कभी भारत की यात्रा नहीं की थी इसने, ठीक है, फिर भी भारत का इतिहास लिखा। अभी हमने जेम्स टोड के बारे में पढ़ा। हेरोडोटस। हेरोडोटस ने भी कभी भारत की यात्रा नहीं की, फिर भी इसने मेरे दोस्त भारत के बारे में लिखा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ठीक इसी प्रकार जेम्स मिल है, कभी भारत नहीं आया था, यह भी याद रखना। यह कभी भारत नहीं आया, ठीक है। इसकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये इसकी पुस्तक है। 1817 ईस्वी में प्रकाशित। कब प्रकाशित हुई थी यह किताब? याद रखना, 1817 ईस्वी में यह किताब प्रकाशित होती है। लिख। जेम्स मिल की जो सोच थी ना मेरे दोस्त, यह पूर्वाग्रह आधारित थी, ठीक है। यानी कि भारत के बारे में इसके कोई सकारात्मक विचार नहीं थे, ये बात याद रखना। इसीलिए इसने बिना आए हुए भारत का काल विभाजन कर दिया। कैसे? हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजों का काल। अरे क्या हमारे भारत में जो है कोई दूसरा धर्म नहीं हुआ? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि यह प्राचीन काल है, यह मध्य काल है, आधुनिक काल है? तुम धर्म के आधार पर काल का विभाजन कर रहे हो, ठीक है। तो लिखिएगा इसकी सोच पूर्वाग्रह, यह इसने ऐसा लिखिए, इसने सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर इतिहास का विभाजन किया। जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश या अंग्रेज काल। क्लियर? हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश या अंग्रेज काल। फिर से तो जो ब्रिटिश काल था उसके बारे में लिखना चाहिए था कि यह तो ईसाई काल है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या इस आधार पर तो इस तरह से इतिहास किया जाना चाहिए था। परिणाम स्वरूप जो इसकी सोच थी यह पूर्वाग्रह आधारित थी। इसका मतलब जानते हो कि सोच जो है ये पूर्वाग्रह आधारित थी। इसका तात्पर्य यह होता है कि इसकी संकीर्ण सोच थी, सकारात्मक विचार नहीं। वो कहते ना कि आप किसी व्यक्ति के लिए कितना ही कर दो भाई साहब, उसको हमेशा जो है ना वह नकारात्मकता नजर आएगी। तो ये इसी तरह का कबूतर था। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? बस यहीं पर मामला गड़बड़ झाला हो गया। जेम्स मिल का यह काल विभाजन लंबे समय तक चलता रहा।
फिर एक इतिहासकार आए आर.सी. मजूमदार, राधा कुमुद मजूमदार साहब। 1888 में पैदा हुए, 1980 तक रहे, लगभग 92 साल इनका जीवन रहा। इन्होंने एक किताब लिखी 11 भागों में, द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, यानी कि भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति। इस किताब में इन्होंने सबसे पहले, मेरे प्यारे साथियों, इतिहास का काल विभाजन किया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। मजूमदार का मानना था कि इतिहास को केवल और केवल विदेशी आक्रांताओं की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या यह बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से भारत के इतिहास में पहली बार, लिखिए, यह तो हो गया सांप्रदायिकता के आधार पर। स्कॉटलैंड का रहने वाला था, नाम था आर.सी. जेम्स मिल। 1773 से लेकर 1836 सोच पूर्वग्रह आधारित थी, कभी भारत नहीं आया। पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, 1817 में प्रकाशित हुई। इसने सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर इतिहास का विभाजन किया, जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल या अंग्रेज काल। लिख लो, लिखिए, सर्वप्रथम व्यवस्थित काल विभाजन आर.सी. मजूमदार, ठीक है। 1888 ईस्वी में यह जन्म लेते हैं और मेरे दोस्त 1980 ईस्वी तक यह रहते हैं। आर.सी. मजूमदार द्वारा किया गया काल विभाजन कैसा था, थोड़ा सा इसको पढ़िए। डेट इज प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल की जो इन्होंने समय अवधि बताई वह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि इतना पूछता नहीं है, लेकिन एक इतिहास विषय के विद्यार्थी होने के नाते आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि भैया, जब से मनुष्य का प्रारंभ हुआ तब से लेकर आप 700 ईस्वी तक जो है वह प्राचीन काल मान के चलिएगा। 700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यहां तक आप मध्यकाल। वह 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो है वह आप आधुनिक काल मानिए चलिएगा। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। यह विभाजन 1946 में किया गया था, 1946 ईस्वी में विभाजन किया। और इनकी बेहद प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो किताब का नाम याद रखिएगा, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। क्लियर हो गई? यह इनकी एक बेहद प्रसिद्ध रचना है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारतीय लोगों का जो है इतिहास व संस्कृति। लिखिए, भारतीय लोगों का इतिहास व संस्कृति। कितने भागों में है? कुल यह किताब जो है 11 भागों में है, 11 भागों में प्रकाशित या 11 भागों में विभाजित। कितने भाग हैं इस किताब के? तो याद रखना कुल 11 भाग हैं।
जिस प्रकार हमने देखा था कि हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका जो है वह 9 भागों में बटी हुई है, तो यह किताब जो है 11 भागों में बटी हुई है। क्लियर? तो 1946 में विभाजन किया, काल विभाजन, आरसी मजूमदार साहब। और आरसी मजूमदार की सोच कैसी थी वह आपको मैं बताना चाहूंगा। मजूमदार का मानना था कि इतिहास जो है ना, ये केवल और केवल विदेशी आक्रांताओं की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फलाना आक्रमणकारी आया, उसने ऐसा किया और ये किया, ये सब फालतू की बातें हैं भैया। आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं इसको नहीं मानता हूं। तो एक लाइन यहां पर लिखिएगा कि मजूमदार जी साहब का मानना था कि मजूमदार साहब का मानना था कि इतिहास को केवल विदेशी आक्रांताओं की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं की दृष्टि से नहीं देखा जाना। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट भी बन सकता है कि बताओ किस इतिहासकार ने ऐसा सोचा कि इतिहास केवल और केवल विदेशी आक्रांताओं का इतिहास नहीं है। यह बात किसने कही थी? आरसी मजूमदार ने कही थी। क्या यह बात क्लियर हो गई? बताइए। ठीक है, तो हमने जो महत्वपूर्ण परिचर्चा आप लोगों के बीच में की ना, वह की थी सबसे पहले तो जेम्स मील के बारे में। पूर्वग्रह आधारित इसकी सोच थी, संकीर्ण सोच थी। भारत कभी नहीं आया, पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसने सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर इतिहास का विभाजन किया, जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल या अंग्रेजों का काल। फिर आरसी मजूमदार साहब आए। आरसी मजूमदार साहब का फोटो मैंने नहीं दिखाया, चलिए इनका फोटो देख लेते हैं एक बार। यह है सर द ग्रेट आरसी मजूमदार साहब। ये है साहब, ये कौन है? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार साहब। भारतीय लोगों का इतिहास व संस्कृति लिखा, कुल 11 भागों में है। प्राचीन, मध्य, आधुनिक काल। मजूमदार साहब का मानना था कि इतिहास को केवल विदेशी आक्रांताओं के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, अब मेरे प्यारे साथियों, हम ये तो हो ही गया। अब एक बार भारत के इतिहास को भी थोड़ा सा चेक कर लो। तो जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छे से समझना, तो हमें इस बात का पता है कि भारत के इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, जैसा कि आरसी मजूमदार साहब के अनुसार हमें पता चला। तो मैं भी यहां पर लिख दूं क्या कि भाई प्राचीन भारत, ठीक है, ये ठीक रहेगा ना? प्राचीन काल, यहां पर लिख देता हूं मध्यकाल या मध्यकालीन भारत। और यहां पर लिख देता हूं आधुनिक भारत। अब व्यवस्थित कालक्रम को देखिएगा तो आपको क्या पता चलता है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत। देखो, प्राचीन काल जो है इसके बारे में माना जाता है कि यह आपके प्रारंभ से 647 ईस्वी तक रहा।
647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद भारत के इतिहास में संक्रमण काल आता है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मध्यकाल की अगर मैं बात करता हूं तो यह मूल रूप से 1206 ईस्वी से कहीं ना कहीं 1707 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है। क्लियर हो गई? 1757 से लेकर 1947 तक का जो काल है, यह हमारे इतिहास में आधुनिक भारत का काल माना जाता है। ठीक है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1947 में भारत आजाद हो गया। इधर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, सल्तनत की स्थापना हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब आप कहोगे सर, ये बीच में जो खाली स्थान छोड़ा है इनको भी तो भरो। भैया ये जो कालकर्ण है ना, इसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। पूर्व मध्य काल, कुछ किताबों में इसे ही हम राजपूत काल भी कहते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का काल क्या है? यह है 647 से लेकर के 1206 ईस्वी का काल। क्लियर हो गई? 1707 ईस्वी से लेकर 57 ईस्वी का जो काल होता है, यह कहलाता है उत्तर मुगल काल। कुछ किताबों में इसे क्या कहा गया है? पूर्व आधुनिक काल कहा गया है, कि भाई यहां पर जो है अंग्रेज आकर के भारत में अपने पैर जमाना प्रारंभ कर देते हैं। कब की बात है? 1707 से लेकर के 1757 ईस्वी। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1947 से 1950 का काल भारत के इतिहास में संविधान निर्माण का काल कहलाता है। 1885 से 1947 जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है। 1950 से 1964 नेहरू युग कहलाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, 1206 से 1707 ईस्वी को अभी हम दो भागों में बांटते हैं। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी, ये हो जाता है हमारे सल्तनत काल। और 1526 से 1707 ईस्वी, ये हो जाता है हमारे इतिहास में मुगल काल। क्लियर? चल, थोड़ा सा यहां पर भी दो तीन चीज बातें लिख लेते हैं। अठारह से 1947 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा 1947 से 1950 ईस्वी संविधान निर्माण का काल। निर्माण का काल। और 1950 64 ईस्वी, इसे हम कह देते हैं नेहरू युग। लिख लो। अगर थोड़ा सा और जानना चाहते हो तो यहां पर आता है प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। यहां पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और यहीं पर आ जाता है ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। लिख लो। इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उनकी भी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं करेंगे।
ठीक है, लिख लो। लिख लिया। अब यहां पर एक बात और पढ़ते हैं कि सब मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, फिर कांसे के औजारों का, फिर लोहे के औजारों का। तो पीएफ सुम करके एक बहुत प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री हुए, इन्होंने 1776 ईस्वी में जो है वह इसका विभाजन किया डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर। ठीक है, तो इतिहास के कालखंड, तो हम कहते उपकरण प्रयोग के आधार पर, उपकरण प्रयोग के आधार पर सर्वप्रथम इतिहास का विभाजन इतिहास का विभाजन 1776 ईस्वी में पीएफ सुम द्वारा डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर, संग्रहालय की सामग्री के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया, निम्न प्रकार से किया गया, निम्न प्रकार से यह विभाजन किया। किसके आधार पर किया? कोपेनहेगन संग्रहालय है डेनमार्क के, वहां पर है। कब किया गया था? 1776 में। किसने किया था? पीएफ सुम ने किया था। मूल रूप से टारगेट क्या था कि आखिरकार मनुष्य जो है, इस मनुष्य ने कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया, किस तरह से किया और उनका क्या यूज था। कहते हैं जब मनुष्य इस संसार में सबसे पहले आया तो उसने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। बताओ भाई किसका प्रयोग किया था? याद रखिएगा, पाषाण काल कहते हैं, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में स्टोन एज कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मनुष्य ने कांसे का प्रयोग किया, तो इसीलिए हम इसे कांस्य काल कहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एज। ठीक है, क्या कहा जाता है? याद रखना, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। मेरे दोस्त, कांसा जो है यह कैसे बनाया जाता था? तो तांबा व टीन को मिलाकर के कांसा बनाया जाता। क्लियर हो गई? और तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं लोह काल, आयरन एज। तो इस प्रकार से तीन भागों में जो है वह बांटा गया, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लीजिए यहां तक। यह क्या है? उपकरण प्रयोग की के आधार पर है, उपकरण निर्माण के आधार पर है कि मनुष्य ने सबसे पहले पाषाण का उपयोग किया। हालांकि तांबा सबसे पहली धातु थी जिसका उपयोग मनुष्य ने किया था। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक उपकरण कांसे का बनाए और फिर लोहे के उपकरण वह बनाता है। क्लियर? तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। इसकी पीपीटी जो है मैं ऐप में उपलब्ध करवा दूंगा, जिन विद्यार्थियों ने कोर्स ले रखा है उनको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इतिहास क्या है? इतिहास का जनक, इतिहास की परिभाषाएं, काल विभाजन हमने देखा। मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर परिचर्चा करी कि इतिहास अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द से बना है।
और अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। मूलतः ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोध होता है। ये बात क्लियर? अर्थात एक ऐसी इंक्वायरी या ऐसी जानकारी या ज्ञान जो मेरे प्यारे साथियों कहाँ से प्राप्त होती है? खोज से प्राप्त होती है। ये बात याद रखना। इंक्वायरी एंड नॉलेज अक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इतिहास शब्द का पहला प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को 5वां वेद कहा गया है। इतिहास इति प्लस हास यानी कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। हेरोडोटस इतिहास का जनक है। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार है। संस्कृत में नाम हरिदत्त है। किताब का नाम हिस्टोरिका है, जो 9 भागों में है। तीसरे और 9वें भाग में भारत के बारे में जानकारी मिलती है। कभी भारत नहीं आया। इसके अनुसार भारत जो है फारसी साम्राज्य का 7वां प्रांत था। प्रत्येक भाग का प्रारंभ किसी देवी के नाम से हुआ। हेरोडोटस ने कभी भारत की यात्रा नहीं की थी। इतिहास लेखन में कहानियों, कथाओं, किस्सों का बोलबाला है, इसीलिए सिसरो ने इसे झूठ का पिता कहा है। लॉर्ड मैकाले इसे सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार कहता है। थ्यूसिडाइडिस इतिहास का वैज्ञानिक जनक है। किताब हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर होती है। ठीक है, एक वास्तविक इतिहास लेखन लिखा, इसीलिए आरजी कोलिंगवुड ने इतिहास का वैज्ञानिक जनक कहा। कुछ परिभाषाएं E.H. कार ने क्या कहा? इतिहास अतीत वर्तमान के मध्य सेतु है। आरजी कोलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। क्रोचे संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है। J. रेनियर इतिहास एक कहानी है। अरस्तु इतिहास अपरिवर्तनीय अतीत का विवरण है। मोरलैंड मानव ने जो कुछ किया और कहा, यहां तक कि उसने जो कुछ सोचा, यही इतिहास है। भारतीय इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले जेम्स मील ने किया था। सोच पूर्वाग्रह आधारित है, कभी भारत नहीं आया। सांप्रदायिकता के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल, किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया होती है। आरसी मजूमदार साहब पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यवस्थित काल विभाजन किया प्राचीन, मध्य, आधुनिक, हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में। फिर हमने काल विभाजन देखा और फिर P.F. सुम का इतिहास विभाजन देखा हमने, पाषाण मध्य और पाषाण कांसा और लोहा काल। तो यह थी कुछ बातें। इसकी PDF उन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज कर रखा है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात। चंदू जैन के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इतिहास विषय का शानदार कोर्स, तो चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास के कई सारे कोर्सेज उपलब्ध है। इतिहास का अद्भुत मंच, चंदू सर की क्लास। यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास पेपर 2 के लिए, हिस्ट्री फाउंडेशन के लिए, यूपी पीजीटी इतिहास का कोर्स, यूपी टीजीटी। कई सारे विद्यार्थी जो है यूपी टीजीटी इतिहास विषय की मांग कर रहे थे, तो इसका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एसएसटी इतिहास का कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, नोट्स हार्ड कॉपी में अवेलेबल हैं। नोट्स से फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 के विश्व इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसके अलावा कई सारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के बारे में पूछते हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, केवल और केवल 799 रुपए में है, जिसमें प्राचीन भारत के 14 टॉपिक, मध्यकाल के 16, आधुनिक भारत के 14, विश्व इतिहास के 16, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के 15 और 2 फुल टेस्ट है। कुल मिलाकर के 77 टेस्ट हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 8802060952 है। यह क्लास कैसी लगी यह भी हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।